20 साल से बिहार की सत्ता पर सिर्फ एक नाम, नीतीश कुमार। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। एक तरफ उम्र और सेहत की चुनौतियां, तो दूसरी तरफ बदलते राजनीतिक समीकरण। सवाल अब ये नहीं कि एनडीए जीतेगी या फिर आरजेडी। सवाल ये है, क्या इस बार जातीय गणित से ऊपर उठकर कोई नया नेता उभरेगा? क्या इस बार डेटा साइंस बन पाएगी बिहार की राजनीति की नई भाषा? नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन 2025 का ये चुनाव सिर्फ सत्ता की होड़ नहीं रह गया है। यह एक आइडियोलॉजिकल जंग बन चुका है। जाति बनाम डेटा, डायनेस्टी बनाम डायनेस्टी को तोड़ देने वाला डेटा। जनता अब पावरफुल स्लोगन्स के बजाय रिजल्ट्स, स्ट्रेटजीज और प्रॉमिस ऑफ रियल चेंज चाह रही है। बिहार की राजनीति का ऋण हमेशा से जाति समीकरण रही है। आरजेडी का एमवाई यानी मुस्लिम यादव ब्लॉक बीजेपी और जेडीयू को अपर कास्ट, कुर्मी, ईवीसी वोट देते आए हैं। लेकिन पहली बार हर बड़ी पार्टी इस जाति गणित को तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि वही पुरानी स्क्रिप्ट अब काम नहीं कर रही है। आरजेडी अब अपने मुस्लिम यादव बेस को बाप यानी बहुजन, अघाड़ा, आधी आबादी, पुअर के आधार तक बढ़ा रही है। मंगनीलाल मंडल जैसे नेताओं को उतारकर उत्तरी बिहार में नए सोशल एंकर्स तलाशे जा रहे हैं। बीएसपी के रविदास समुदाय को वोटर्स के लिए राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है और पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए अली अनवर अंसारी को शामिल किया गया है। आरजेडी की अब पूरी रणनीति कास्ट मैप को एक नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रही है। वहीं एनडीए के कास्ट गणित भी उतनी ही बारीक है। नीतीश कुमार को कुर्मी और ईबीसी वोट मिलते हैं, बीजेपी को अपर कास्ट और अर्बन हिंदू के साथ जुड़ाव है, तो वही चिराग पासवान दुशादों की आवाज़ हैं और जीतन राम मांझी महादलित से जुड़े हैं। बीजेपी ने सम्राट चौधरी जैसे चेहरे को आगे करके कुशवाहा समुदाय को भी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, ताकि कास्ट कंसोलिडेशन और भी मजबूत बन सके। और ये ध्यान रखें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने सिर्फ 16 सीटों पर लड़ते हुए 12 सीटें जीती थी, जिससे दिखता है कि नीतीश अब ईबीसी वोट की दृष्टि से एक मजबूत वोट मैग्नेट हैं। बिहार की 2022 का सर्वे के अनुसार ईबीसीज बिहार की 13.07 करोड़ आबादी में से 36.0% हैं और ओबीसी प्लस ईबीसी मिलाकर 63% आबादी बनाते हैं। मतलब जिसने भी ईबीसी का साथ लिया वह किंग मेकर बन जाएगा। इसीलिए कुशवाहा, धनुक, मल्लाह जैसे ओबीसी जातियों को जोड़ने का सिर्फ मौका ही नहीं, रणनीति है। सीपीआई एमएलएल जैसे लेफ्ट दल सीधे जाति समीकरण पर प्रभाव डालते हैं। इनके पास छोटे ओबीसी और दलित आधार हैं। 2020 में इनका वोट शेयर लगभग 4.64% था और ये वोट आरजेडी लेड इंडिया ब्लॉक के लिए कास्ट बैलेंस तैयार करने में मदद कर रहे हैं। यह छोटे हिस्से बड़े बदलाव ला सकते हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार के पास जनता का भरोसा नहीं, बट उनके पास डेटा का ग्रिड है। 17,000 गाँव में पदयात्रा, प्रत्येक पंचायत में 101 लोग, जिले के कोर टीम में 501 लोग, इशू सर्वे, स्कूल टीचर, पीएचसी रोजगार। यह कोई प्रचार नहीं बल्कि पंचायत स्तरीय डेटा मैनिफेस्टो स्ट्रेटेजी थी। जेनजी और यूथ स्लोगन से आगे निकल चुके हैं और इसीलिए शायद कांग्रेस ने 16 मार्च को भितिहरवा आश्रम से पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की थी, ताकि बेरोजगारी और पलायन को वोट में बदला जा सके। और अगर ये मोमेंटम जीवित रहा तो कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो भी पूरी तरह से बदल सकता है। आरजेडी को मिला था 22.1% वोट शेयर, लेकिन उसे सीट में सिर्फ 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें और सीपीआई एमएलएल को 2 सीटें मिली थी। यह क्लियर डिस्कनेक्ट दर्शाता है कि जनता आरजेडी को पसंद तो कर रही है, लेकिन वोट सीटों में बदल नहीं पा रहा है। यदि ईबीसी स्विंग करते हैं तो एंटायर कास्ट कैलकुलस शिफ्ट हो जाएगा। यदि आरजेडी की वोट सीट मिसमैच दूर नहीं होती तो अलायंस स्ट्रेटजीज फिर से गड़बड़ हो सकती है। यदि पीके का जो ग्रास रूट डेटा मॉडल काम करता है तो चुनाव फिर से डायनेस्टी मोड में जाना वाकई में चिंता की बात हो सकती है। तो 2025 का इस चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, ये बिहार की राजनीतिक डीएनए का टेस्ट है। क्या डेटा इस बार डायनेस्टी को मात दे पाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए।